जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रोल नंबर 8, जो हम लोग कंजंक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कंजंक्शन का रोल नंबर 8 हम लोग देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने रोल नंबर 7 तक देखा था, और जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ही इसे देखें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, रोल नंबर 8 आइए देख लेते हैं। रोल नंबर 8 क्या होता है। एज सुन एज कॉमा, जैसे ही वैसे ही। एज सुन एज, जैसे ही वैसे ही। जैसे एज सुन एज ही विल कम कॉमा आई विल कॉल यू अप। एज सुन एज ही विल कम आई विल कॉल यू अप। यहाँ पे ये गलत है, क्या विल का जो प्रयोग किया गया है, ध्यान दीजिए। एज सुन एज ही कम्स आई विल कॉल यू अप। ठीक है, जैसे ही वह आता है या आएगा वैसे ही मैं आपको कॉल करूँगा। जैसे ही वह आएगा वैसे ही मैं आपको कॉल करूँगा। एज सुन एज ही कम्स आई विल कॉल यू अप। ध्यान दीजिए, कह रहा है अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो तो दूसरे कार्य का होना पहले कार्य के होने पर निर्भर करे तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा कार्य सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। आप लोग कंडीशनल सेंटेंस में पढ़े होंगे, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में ये आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो जो कंडीशनल सेंटेंस का एक कंडीशनल सेंटेंस का वीडियो है, अगर जो उस वीडियो को ना देखे हो तो इसके बाद आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे विल क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कंजंक्शन एज सुन एज कॉमा का यूज किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या है, ध्यान दीजिए। रूल नंबर 9 में नोट दिया हुआ है, कह रहा है इफ या व्हेन का जोड़ा देन नहीं होता है। ठीक है, इनके साथ हम लोग देन का प्रयोग नहीं करते हैं, कॉमा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कॉमा। जैसे व्हेन आई कम कॉमा आई विल मीट यू। व्हेन आई कम कॉमा आई विल मीट यू। इसी प्रकार सिंस, एज, बिकॉज के साथ सो या देयरफॉर का प्रयोग नहीं होता है, ये भी कॉमा लगता है। सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट कम, चूँकि मैं बीमार था इसलिए नहीं आ सका। ठीक है, तो एज यू सो शैल यू रीप में एज के साथ सो का प्रयोग होता है। ठीक है, में एज के साथ सो का प्रयोग होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट रखिएगा। जैसा आप काटेंगे वैसा ही आप जैसा आप बोएंगे वैसे ही काटेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग एज के साथ सो का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 देख लेते हैं। नो सूनर देन, ये आपका होता है हार्डली व्हेन, स्कैर्सली व्हेन। तो नो सूनर देन, हार्डली, स्कैर्सली के साथ व्हेन का प्रयोग किया जाता है, ये जोड़े में आते हैं। नोट, इन तीनों को रिलेटिव्स में जोड़ा सही होना चाहिए। इन तीनों को रिलेटिव्स में जोड़ा सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें जोड़े को क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। जैसे नो सूनर देन होना चाहिए ना, तो यहाँ पे देखिए नो सूनर डिड ही सी मी व्हेन। अब यहाँ पे व्हेन दे दिया है तो व्हेन को यहाँ पे काट के आप क्या लगाएंगे, देन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ही रैन अवे, तो व्हेन को हटा के किसका यूज कर लेंगे हम लोग, देन का यूज कर लेंगे। अगला दिया हुआ है नो सूनर हैड द थीफ सी द पुलिस देन। तो यहाँ पे देन नहीं करना है, देन नहीं होता है, क्या होता है, देन होता है, देन नहीं होता। देन माने तब होता है, देन नहीं होता है, देन होता है। तो आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे व्हेन, देन मतलब जोड़े को डिस्टर्ब करेगा, तो आपको ध्यान देना है जोड़े को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर जोड़ा डिस्टर्ब है तो उसको आपको सही कर लेना चाहिए। ठीक, चलिए अगला दिया हुआ है। अगला, इन तीनों को रिलेटिव्स का प्रयोग केवल पास्ट टेंस में होता है, केवल पास्ट टेंस में करना है इसको। ठीक है, जैसे अगर वाक्य की शुरुआत हार्डली, स्कैर्सली से हो तो उसके बाद वाक्य का फॉर्मेशन
इंट्रोगेटिव के तरीके से होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इससे वाक्य प्रश्न नहीं बन सकता, ठीक है, इससे वाक्य प्रश्न अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है। तो ध्यान दीजिए, हार्डली स्कैर्सली से अगर कोई सेंटेंस या नो सूनर से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपको इसको पास्ट टेंस में ही रखना है। अब पास्ट में या तो आप पास्ट परफेक्ट रख सकते हैं या तो पास्ट इंडेफिनिट रखेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा इंट्रोगेटिव का, बट पूरा जो सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव नहीं होता है, ठीक। जैसे ध्यान दीजिए, हार्डली आई सा, तो देखिए हार्डली के बाद अगर स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे आई नहीं होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब होगा। तो देखिए ये पहला वाला सेंटेंस गलत हो गया। हार्डली डिड आई सी हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार। तो देखिए हार्डली के बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब आया, ये सही है, और हार्डली के साथ हम लोग व्हेन का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है, अर्थात जोड़ा भी सही है और इसका स्ट्रक्चर भी सही है। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद रखेंगे, ये तीनों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं, जोड़े को डिस्टर्ब कर देते हैं, या तो जो रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को रखने का, अर्थात हार्डली स्केर्सली या नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आने का, उसी को डिस्टर्ब करते हैं और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 में लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है और शुड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, आर हो गया, एल्स हो गया, अदरवाइज हो गया, सही जोड़े का प्रयोग करें, कह रहा है सही जोड़े का प्रयोग करें। रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस, अब यहाँ पे यू विल मिस नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू शुड, क्या होगा, यू शुड मिस द ट्रेन। तो देखिए यहाँ पे शुड है, क्योंकि लेस्ट के बाद क्या होता है, शुड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग रूल नंबर 12। व्हाट इज दिस रूल नंबर 12? तो देखिए अनलेस, अनटिल या टिल का प्रयोग हुआ है। तो देखिए इसमें कह रहा है अनटिल या अनलेस में फर्क यह है कि अनटिल समय सूचक है तथा अनलेस शर्त सूचक है, और बाकी कोई अंतर नहीं है। अनटिल द लाइट टर्न्स रेड नो वन विल स्टॉप, तो यहाँ पे अनटिल का प्रयोग सही है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड, ठीक है, तो यहाँ भी ये सही है। हम टिल से वाक्य की शुरुआत नहीं करते, टिल से वाक्य की शुरुआत नहीं करते हैं। जैसे टिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट प्रोसीड, तो यहाँ पे टिल का प्रयोग हम लोग वाक्य में शुरुआत नहीं करते हैं, इस टिल को अनटिल में बदल दिया जाता है। किस में बदल दिया जाता है, अनटिल में बदल दिया जाता है। आगे देख लेते हैं रूल नंबर 13 क्या है। रूल नंबर 13 पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखिए रूल नंबर 13 क्या है। देखिए कह रहा है रूल नंबर 13 में अनटिल अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये खुद ही निगेटिव दिखाते हैं। जैसे अनटिल द ट्रेन विल नॉट, अब देखिए यहाँ पे नॉट हो गया, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट रन, ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस सही होगा। और ध्यान दीजिएगा अनटिल लगा हुआ है, इसमें दो फ्यूचर के कंडीशनल सेंटेंस है। कह रहा है जब तक ट्रेन सिग्नल नहीं पाएगा तब तक वो चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग ध्यान देंगे। और फ्यूचर के दो कंडीशनल सेंटेंस, फ्यूचर के कंडीशनल है, तो अगर फ्यूचर के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तो पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, दूसरा सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में रखते हैं। अब ध्यान दीजिए अनटिल और अनलेस के साथ हम लोग विल, वुड और शैल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, यही हुआ। अनलेस द गवर्नमेंट विल नॉट टेक एक्शन, तो विल का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग। अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन करेंगे। करप्शन विल नॉट स्टॉप, तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे। नोट कई कह रहा है कई बार शब्दों को जोड़ देने के लिए हम लोग दो कंजंक्शंस या प्रीपोजिशंस या प्रोनाउंस या एडजेक्टिव्स का प्रयोग एक साथ किया जाता है, हालांकि दोनों का अर्थ अलग अलग एक ही होता है, ठीक है। जैसे अनलेस एंड अनटिल,
यू वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड, जोर देने के लिए है। द सेलिंग प्राइस ऑफ every commodity was over and above the MRP, over and above। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कंजंक्शन, दो प्रीपोजिशन, प्रोनाउंस या एडजेक्टिव्स का यूज कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि दोनों का अर्थ लगभग एक ही होता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। एक और इसका सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे देखिए दिया हुआ है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन्स इज टू रिस्पेक्ट हिज कंट्री। तो देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दोनों एक ही अर्थ देंगे। ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट टेक द एग्जाम। तो इस तरीके से जोर देने के लिए हम लोग डबल कंजंक्शन, डबल एडजेक्टिव का यूज कर लेते हैं। आगे देख लेते हैं रूल नंबर 14 क्या है। रूल नंबर 14 में देख लेते हैं क्या है। डाउट के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग होता है, जबकि निगेटिव व इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डाउट के बाद दैट का प्रयोग होता है। देखिए कह रहा है डाउट के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग होता है, जबकि निगेटिव व इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डाउट के बाद दैट का प्रयोग होता है। जैसे आगे और दिया हुआ, डाउटफुल के बाद भी अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग होता है, जबकि निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डाउटफुल के बाद दैट का प्रयोग होता है। डाउटफुल और डाउट, जैसे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में ध्यान दीजिए, डाउट के बाद इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे और डाउटफुल के बाद भी इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन निगेटिव सेंटेंस में डाउट के बाद हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे और डाउटफुल के बाद हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे दिया हुआ है ही डाउट्स दैट, अब डाउट्स दैट नहीं होगा, डाउट्स इफ या वेदर, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, तो इसलिए। अगला दिया हुआ आई हैव नो डाउट इफ या वेदर, यहाँ पे गलत हो जाएगा इफ या वेदर, आई हैव नो डाउट दैट, समझ गए। तो ध्यान दीजिएगा निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए डाउटफुल, डाउट के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। आई एम डाउटफुल दैट माई पेरेंट्स विल अलाउ मी टू गो टू द पार्टी। डाउटफुल दैट का यूज किया गया है, यहाँ पे गलत है, डाउटफुल इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। अगला दिया हुआ ही इज नॉट डाउटफुल, तो नॉट डाउटफुल के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे क्योंकि निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है, तो इसको ध्यान देंगे हम लोग। अगला दिया हुआ है रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 देख लेते हैं। द सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउंस दैट या एज का प्रयोग होता है। द सेम के बाद, जैसे द सेम के बाद दैट का प्रयोग होता है जब इसके बाद वर्ब स्पष्ट हो। जैसे दिस इज द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड, दिस इज द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड, और ही इज द सेम बॉय दैट मेट मी इन द मार्केट। तो देखिए वर्ब आया हुआ है, तो कह रहा है सेम, द सेम के बाद दैट का प्रयोग होता है जब इसके बाद वर्ब स्पष्ट हो, किंतु द सेम के बाद एज का प्रयोग तब होता है जब वर्ब स्पष्ट ना हो। जैसे दिस इज द सेम बुक एज माइन, ठीक है, तो एज के बाद वर्ब का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं है, इसलिए हम लोग एज का प्रयोग करेंगे। द सेम के बाद हु या विच आदि का प्रयोग ना करें, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। आगे हम लोग चलते हैं रूल नंबर 16 पे। क्या होता है रूल नंबर 16? ध्यान दीजिए, एज, सो एज का तुलना करने के लिए किया जाता है, और एज का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव एवं निगेटिव वाक्यों में करते हैं, जबकि सो एज का प्रयोग सिर्फ निगेटिव वाक्य में करते हैं। अर्थात एज का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस में करते हैं, बट सो एज का प्रयोग हम लोग सिर्फ किस में करते हैं? निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे ही इज एज इंटेलिजेंट एज यू, तो यहाँ पे अब पॉजिटिव है तो आप यूज कर सकते हैं।
ही इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू, ये निगेटिव है, यहाँ भी एज का प्रयोग कर सकते हैं। अब ही इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू, ये भी सही है, समझ गए। एज सो एज के साथ एडवर्ब एडजेक्टिव के सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग होता है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज होता है, ठीक है। जैसे दिया हुआ ही रैन एज फास्टर एज, फास्टर नहीं होगा फास्ट, क्या होगा फास्ट, क्योंकि हम लोग एज और सो एज के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। किस डिग्री का? पॉजिटिव डिग्री का। तो यहाँ पे फास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फास्ट। ही इज एज बेटर एज नहीं, एज गुड एज गुड एज, ठीक है। स्पॉटिंग एरर इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा यदि आप चैनल पर नए हो। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच गए। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।